हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने सॉल्युबिलिटी के बाद में हमने ये देखा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना। उसके बाद में जो हेनरी का रूल हमने पढ़ा, हेनरी के रूल के बाद में हमने रॉल्ट्स लॉ पढ़ा। रॉल्ट्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर भी जो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ हमने अच्छे न्यूमेरिकल्स भी लगाए, है ना। चलिए, आज हम लोग उसके आगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स को। देखो बच्चों, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर मिलाए गए कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, जिसमें मिलाए गए कंपोनेंट्स को आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। उसमें जो आप कंपोनेंट्स मिला रहे हो, एक मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर आप दो कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हो, है ना। तो जो दोनों कंपोनेंट्स आपने मिलाए हैं उनका एक फिक्स रेशियो रखें हम, और फिक्स रेशियो रखने पर यदि जो आपके पास सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, दोनों एक ही टेम्परेचर पर वेपराइज हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, है ना। तो ये भी दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है मिनिमम एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनकी लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन हो, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पर वो बॉयल हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो, तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो मैंने एक फिक्स रेशियो के अंदर ए और बी को इस सॉल्यूशन के मिलाकर ये सॉल्यूशन बनाए। ठीक है। अब यहां पर मैं यदि इसको टेम्परेचर दे रहा हूं तो एक ही टेम्परेचर पर ये दोनों के वेपर बनने लग जाए, ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आ जाए एक ही टेम्परेचर पर, मतलब ए एंड बी का दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट हो, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो। ऐसे सॉल्यूशंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझेंगे दोनों को हम। देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अभी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है सॉल्यूशन जो आपने मिक्सचर बनाया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। ठीक है। कम होने का मतलब है कि जो पहले आपने लिक्विड फॉर्म के अंदर जो कंपोनेंट्स लिए थे उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो पहले कंपोनेंट लिए थे उसमें से किसी एक का 100 डिग्री है मान लो, और सॉल्यूशन बनाने के बाद आपके उसका हो गया 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो जब कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और दोनों का सेम होना चाहिए, एजियोट्रॉप तो वही होता है जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो, है ना। तो दोनों, जैसे आपने ए और बी को मिलाया, ए प्लस बी को मिलाया, एक का 100 है, एक का 90 डिग्री सेल्सियस है, और आपने सॉल्यूशन बनाया उसको, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है मान लेते। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम? मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिनिमम एजियोट्रॉपिक, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? कम हो। ठीक है। अब बात करें अगर मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो अब देखो ध्यान से समझेंगे कि ये मेरे पास एक लिक्विड है, मान लेते हैं ये ए है, एक लिक्विड है बी है, इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या कर दिया बच्चों? इन दोनों को मिलाकर मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, है ना। अब
यहां पर इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है मतलब कम टेम्परेचर पर इसके वेपर बन रहे हैं, कम टेम्परेचर पर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर पहले से क्या था, ज्यादा था। वेपर प्रेशर ज्यादा था तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुए, है ना। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है, वेपर प्रेशर अगर मैं दो लिक्विड को आपस में मिलाऊं, अगर उनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो रॉल्स के रूल से, रॉल्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते। तो मिनिमम मैं यहां पर लिख रहा हूं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, boiling azeotrophs shows positive deviation from Raoult's law. ये रॉल्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्यों पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं बच्चों, वापस समझ लें, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाते हैं, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और दो लिक्विड को मिलाने पर यदि वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है तो वो रॉल्स के लॉ से कौन सा डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। और होता क्या है उसके अंदर, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं, किसके, सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस वीक हो जाते हैं। पहले जब लिक्विड प्योर फॉर्म में था तो उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग थे, जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसके जो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो वीक हो गए। वीक होने की वजह से वो आसानी से वेपराइज हो रहे हैं, और आसानी से वेपराइज हो रहे हैं तो वो कम टेम्परेचर पर उनका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, और कम टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को, सबसे जरूरी बात है एजियोट्रॉपिक। एजियोट्रॉपिक का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, है ना, मिक्सचर के अंदर मिलाए गए कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, उनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट सेम हो और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, सॉल्यूशन बनाने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और एक फिक्स टेम्परेचर पर वो बॉयल हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये रॉल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एथेनॉल और वाटर को अगर आप फिक्स रेशियो के अंदर, एथेनॉल प्लस वाटर को आप एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आपस में मिक्स करते हो तो वो भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं, और रॉल्ट्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, मतलब कि वो क्या होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप थीम समझ जाते हो, अगर आप बेसिक्स समझ जाते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। आप इजीली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आराम से क्रैक कर दोगे, राइट। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें हम, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बच्चों, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, तभी तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए। अब वेपर प्रेशर कम होगा इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर कम होगा इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो गए हैं। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो गए हैं, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट घट जाए तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर कम होगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए,
प्योर फॉर्म से बढ़े, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फिक्स या कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बॉईल होना चाहिए, तभी तो वो एजियोट्रॉप्स होगा, नहीं तो फिर उसको अपन एजियोट्रॉप्स नहीं बोलेंगे फिर हम, है ना। तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर घट रहा है, तो वेपर प्रेशर घट रहा है तो हम बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर घट रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोल सकते हैं। और वेपर प्रेशर घट रहा है इसलिए मैं यहां पर बोलूंगा कि रॉल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम वेपराइज होंगे और आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिससे कि वो मॉलिक्यूल वेपराइज होकर उड़ जाए। अब देखो, अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पर वेपर प्रेशर कम हुआ है इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स shows negative deviation from Raoult's law। बोलो। तो आपको ऐसा मिक्सचर तैयार करना है जिसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, लेकिन प्योर फॉर्म से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, वेपर प्रेशर कम हो जाए। ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। और इसके भी आप काफी एग्जांपल्स ले सकते हो। अगर आप नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड को अगर आप मिक्स करते हो एक फिक्स स्पेसिफिक अमाउंट में, अगर आप वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी मिक्स करते हो HCl एक फिक्स स्पेसिफिक रेशियो अमाउंट में, तो फिर वो आपके क्या बनेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनने वाले हैं। राइट और नॉट राइट? चलिए, ये तो बात करी हमने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की। अभी इनके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने यहां पर दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया और क्या बना दिया प्यारे बच्चों, और मैंने बना दिया यहां पर एक सॉल्यूशन, एक बना दिया सॉल्यूशन, है ना। इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो दोनों लिक्विड लिए थे A और B, वो क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, और ये प्योर फॉर्म में वॉलेटाइल है दोनों ही, ठीक है। ये इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, इसको अपन P1 नॉट, इसको अपन PB नॉट, A और PB लिया इसलिए, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के अंदर A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो PA है और B का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो PB। अब वेपर फेज के अंदर इक्विलिब्रियम, अच्छा ये जरूरी है कि ये कंटेनर क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब जब ये वेपर इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो इन वेपर का जो प्रेशर होता है वही तो वेपर प्रेशर होता है। जब ये वेपर इस लिक्विड के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तब इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है वही तो वेपर प्रेशर होता है। ये वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में A का, ये वेपर प्रेशर B का प्योर फॉर्म में, और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा जो A प्लस B होगा, PA प्लस PB होगा। यहाँ पर A का वेपर प्रेशर PA है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। दो चीजें मिक्स हो रही इसलिए अपन पार्शियल वर्ड यूज करेंगे, ठीक। चलिए, तो अब बात करते हैं हम कि वेपर, ये तो सब चीजें हमने पढ़ ली थी सर। राउल्ट्स लॉ कहता है कि इसके जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो इसके पार्शियल वेपर प्रेशर के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2। PA इज इक्वल टू P1 नॉट X1 और PB इज इक्वल टू PB नॉट X2। ये तो रॉल्ट्स लॉ हमने पढ़ लिया, सीख लिया सर,
सॉल्यूशन चैप्टर के ऑलमोस्ट 5 वीडियो इससे पहले आप लोग उनको पहले पूरा सीरीज से देखिए और फिर इसको देखिए, तब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी, राइट। तो ये सबसे जरूरी है। अब बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, तो यहां पर क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहां पर ये वेपर है। ये क्या है बच्चों? वेपर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भैया सर वेपर का कंपोजिशन बताओ, कि वेपर फॉर्म में मेरे को ए लिक्विड के जो वेपर बने हैं उसके मोल फ्रैक्शन बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट में। मान लेते हैं हम, ये जो मैं येलो वाले यहां पर शो कर रहा हूं ये ए के वेपर है और इनके मोल फ्रैक्शन अपन मान लेते हैं y1 है या ya है या y1 है, आप जो भी मानो ya मान, ठीक है। और ये व्हाइट वाले जो वेपर है ये पार्टिकल किसके हैं बच्चों? बी के हैं, और अपन मान लेते हैं इसका जो मोल फ्रैक्शन है ये yb है ना। तो जब वेपर फेज की बात करें, हम वेपर फेज की बात करें, तो वेपर फेज के अंदर इसका जो कंपोजिशन होगा, किसका? वेपर का जो कंपोजिशन होगा, लिक्विड से जो वेपर बना है उसका जो कंपोजिशन होगा, वो अपन कैसे निकालेंगे? वो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर मेरे को ये निकालना है किसका? ए के मोल फ्रैक्शन निकालने वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर ए लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, वेपर पार्टिकल्स है, उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मैं ऐसे निकालूंगा पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। और पी टोटल क्या होता है? पी ए प्लस पी बी होता है। पी टोटल क्या होता है बच्चों? पी ए प्लस पी बी होता है। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये वाई ए क्या है यहां पर? वाई ए यहां से क्या आएगा? वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर का रूल ही है डाल्टन का बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ए का जो पार्शियल प्रेशर है, ए के वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर है, वो पी टोटल में इसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, वेपर पार्टिकल्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पी बी लिखूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्टिकल्स, तो इसका क्या आएगा? इसके मोल फ्रैक्शन वाई बी इंटू पी टोटल। तो यहां से अगर वाई बी निकालना हो आपको, तो वाई बी निकालना हो तो क्या लिखेंगे? वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यहां पर वाई बी क्या है, वाई बी है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ A's particle, A's vapor particles, मैं यहां पर लिक्विड ए लिख दूं, इसके वेपर पार्टिकल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड वेपर पार्टिकल्स, ठीक है। और यहां पर वाई ए क्या है? वाई ए है आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पार्टिकल्स इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर बी के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन। और पी ए और पी बी क्या है ये आपको पता ही है। पी ए क्या है? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूलेज आए हैं ये डाल्टन के रूल से आए हैं। डाल्टन पार्शियल प्रेशर का जो लॉ है उसके आधार पर ये फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। तो होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जो मिक्सचर आपने बनाया है उस मिक्सचर के अंदर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो बच्चों? फोर्सेस वीक हो, ठीक है। वीक मतलब वंडरवाल बॉन्ड हो सकते हैं,
ठीक है, वीक बॉन्ड हो तो फिर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर वीक बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको पता है HCl, H2O, HOH और HCl, HCl, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके बीच में नहीं होगी बच्चों। यहाँ पर HCl इसके बीच में होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन दो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में आ जाए तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ऐसे ही वाटर और नाइट्रिक एसिड में भी होगा, वाटर और नाइट्रिक HNO3, HNO3। ठीक है ना, वाटर और नाइट्रिक एसिड में भी होगा, तो वाटर और नाइट्रिक एसिड में ये वाली बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप और देखो तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल तो हमने पहले भी देखा है। वो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल पहले भी हम देख चुके हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं CCl और H। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रांग होती है। बेंजीन और एथेनॉल की बात करें तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर के अंदर बॉन्डिंग तो बिल्कुल वीक होगी, और वीक बॉन्डिंग होगी तो दोनों को अगर आप मिलाओगे तो फिर दोनों को अगर आप मिलाओगे, मिक्स करोगे, मिक्सचर बनाओगे, क्योंकि एथेनॉल जो है, बेंजीन जो है वो कार्बनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होता है, तो दोनों को मिलाओगे आप लोग तो बॉन्डिंग वीक होगी, और वीक बॉन्डिंग होगी तो वो रॉड्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज डी, आंसर करेक्ट है यहाँ पर। ये रॉड्स के लॉ से बेंजीन और एथेनॉल दोनों ही आपस में वीक बॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये रॉड्स के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। राइट और नॉट राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कौन सी प्रॉपर्टी आप ये शो करता है? ठीक है, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, इट फॉलो रॉल्स लॉ। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। डेल्टा H जो एंट्रोपी होती है मिक्सचर की वो जीरो होती है, कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होती है इसलिए जीरो हो जाती है। जो वॉल्यूम है उसमें भी चेंज नहीं होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम वो भी क्या होगा? जीरो होगा, वो भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये भी जीरो होगा। बिल्कुल सारे तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ पा रहे हो, है ना? तो होपफुली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले तक का सारा पोर्शन आपको क्लियर होगा। एक एक चीज को आप डिटेल में पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपन ने साथ में लिए हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो बच्चों, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, जो सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ये बेसिकली ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है ये हम क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल मतलब जो आसानी से जिसका इवेपोराइजेशन नहीं हो, नॉन वॉलेटाइल आप सॉल्यूट लेओगे, और ये भी कैसा लेओगे? सॉलिड लेओगे। कैसा लेओगे? सॉलिड ले। तो ऐसा आप ये मिलाकर आप अगर एक मिक्सचर बनाते हो, एक सॉल्यूशन बनाते हो, तो वो सॉल्यूशन जो है वो ये वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन इसमें ये करेंगे कि लिक्विड के अंदर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाने वाले। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, ना इसकी साइज पर डिपेंड करेगी, ना इसकी रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है,
नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, साइज और रिएक्शन, जो कि उसकी नेचर, साइज और रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन आवर सिलेबस। वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है अभी आप समझ जाओगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक एक करके सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसको अपन डिस्कस करें बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने क्या भरा? उसके अंदर प्यारे बच्चों मैंने लिक्विड लिया प्योर फॉर्म में। ये प्योर लिक्विड है और इसका जो, इसको बंद कर देते हैं, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं अपन, क्या मान ले? P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P1 नॉट मान लेते हैं। अकेला इसलिए नॉट लिखेंगे, राइट। इसके अंदर मैंने क्या किया है? इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया है, सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्स किया और मिक्स करके मैंने क्या बना दिया है? एक सॉल्यूशन बना दिया है। मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल्स है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल्स है जो कि इवेपराइज नहीं होते हैं, जो कि इवेपराइज नहीं होते हैं। नॉन वॉलेटाइल है तो ये वेपर तो बनेंगे नहीं इसके इजीली। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको, इसका जो प्योर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? P1 नॉट है। मान लो इसको, जो ये वेपर बनने के लिए कुछ हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वेपर बनेंगे। इसके जो पार्टिकल्स है वो हीट एब्जॉर्ब करके ही तो वेपर बनेंगे। ये इसके पार्टिकल्स जो प्योर फॉर्म में आपने लिक्विड लिया है ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। मान लो आप जो हीट, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए, मान लो जो आप हीट दे रहे हो वो 100 केल्विन। ठीक है, ये सारे के सारे 100 केल्विन यही वाले पार्टिकल्स गेन कर रहे हैं। इसके अंदर जो आप 100 केल्विन दोगे वो ये पार्टिकल्स भी गेन करेंगे, जो कि कौन से हैं? जो कि नॉन वॉलेटाइल है। वो एनर्जी तो गेन करेंगे लेकिन उसका वेपर नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा, वेपर सिर्फ किसका बनेगा? वेपर, और वेपर सिर्फ लिक्विड का बनेगा, जो कि लिक्विड इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ में मिक्स है। अब वेपर केवल इन पार्टिकल्स का बनेगा, लिक्विड पार्टिकल्स का बनेगा, और ये जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, ये तो अब सॉल्यूशन बन चुका है, दोनों के पार्टिकल्स की साइज बहुत कम हो गई, लेकिन उसका जो ये 100 केल्विन आपने टेम्परेचर दिया है उसका वेपर बनेगा नहीं, लेकिन वो एनर्जी तो गेन करेगा। जो एनर्जी आप पहले दिए 100 केल्विन, सारे के सारे ये लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी को गेन कर रहे हैं और वो क्या बन रहे हैं? वेपर बन रहे हैं। इसके अंदर एनर्जी तो सारे गेन करेंगे लेकिन इसका वेपर तो बनेगा नहीं। अब लिक्विड को मिलने वाली एनर्जी 100 से तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ने जो है एनर्जी को गेन कर लिया, कुछ एनर्जी तो ये भी गेन करेंगे। तो इतने वेपर नहीं बनेंगे जितने वेपर पहले बन रहे थे। यहाँ पर नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये सॉलिड के पार्टिकल्स सरफेस पर आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। किसके बीच में आ जाते हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से ये क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये लिक्विड के पार्टिकल, ये सॉलिड के पार्टिकल्स सरफेस पर आने की वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से वेपराइज नहीं हो पाते, वेपराइज नहीं हो पाता है उनका, जिसकी वजह से भी ये नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना कम होगा, अब रिलेटिव का मतलब है कितना कम हो रहा है वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उसी को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे है कि आपने जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया उतना ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतने ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये लिक्विड को, ये रास्ते में आएंगे, लिक्विड को इवेपराइज होने से रोकेंगे। तो जितना ज्यादा आपने नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के नंबर जितने ज्यादा लिए हैं, जितने पार्टिकल्स ज्यादा लिए हैं, उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, उतनी ही वेपर प्रेशर में कमी आएगी, और उसी को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, बोलिए, है ना, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब, रिलेटिव टर्म क्या है, रिलेटिव का मतलब है हम किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। रिलेटिव का मतलब है किसी के रेस्पेक्ट, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट पार्टिकल लेोगे उतना ही आपके वेपर प्रेशर में कमी आएगी, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन है इनका, ठीक है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, ये यहां लिख दूं क्या, उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ आप मुझे बताओ बच्चों कि ये जो वेपर्स बने हैं ये किस पर डिपेंड करेंगे, केवल लिक्विड पे डिपेंड करेंगे, है ना, क्योंकि जो सॉल्यूट है उसका तो वेपर बना ही नहीं है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है। तो अपन इसको मानेंगे क्या, P अपन मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं। ये केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड ही है इसका, जो ये वेपर बने हैं वो लिक्विड के ही बने। तो अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर भी तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल सकते हो, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर मैं बोलूं, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, कौन है, P1 है। और P1 नॉट कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो आपके P1 है, ये कम होगा किससे, P1 नॉट से। ये P1 जो है वो कम होगा P1 नॉट से, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर में क्या आई है, कमी आई है, यही सबसे जरूरी बात है, ठीक है। तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो वेपर प्रेशर वो क्या है, P1 है, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, मैं बोल सकता हूं, यही तो रॉल्ट ने बोला था कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 नॉट। अब P2 तो यहां पर है नहीं, क्योंकि 2 जो लिया है वो आपने नॉन वॉलेटाइल लिया है, राइट और नॉट, राइट। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो मेरे को तो रिलेटिव लोअरिंग ज्ञात करना है, वेपर प्रेशर में कमी ज्ञात करनी है। कमी कितनी हुई है कि साहब, पहले था P1 नॉट, अब कितना है, अब है P1, तो कमी कितनी है, P1 नॉट में से P1 को घटा दूं, पहले आपके पास 100 रुपए थे, अब 80 रुपए हैं, बताओ कम कितने हुए, तो 100 में से 80 को घटाया, 20 रुपए कम हुए। वैसे P1 नॉट में से P1 को घटा दूंगा तो फिर क्या आ जाएगा, आपके रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी ना। तो मैं क्या करता हूं, P1 नॉट में से P1 को घटाना है ना, तो मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करता हूं, P1 नॉट में से माइनस कर देता हूं,
ठीक है। तो P1 नॉट में से दोनों तरफ मैं माइनस करूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1। मैथ में ये कर सकते हो आप, दोनों तरफ ऑपरेशन सेम कर सकते हो। P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1। अब ये जो P1 नॉट माइनस P1 है ना, इतनी ही कमी हुई है, इतनी ही कमी हुई है P1 नॉट माइनस P1। इसको अपन लिखेंगे डेल्टा P1। क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा P1। ठीक है। और वो, अच्छा इसको डेल्टा P भी लिख सकते हो आप, इसको डेल्टा P भी लिख सकते हो, डेल्टा P1 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से कॉमन ले, ये आ जाएगा P1 नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है बताओ? 1 माइनस x1 मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2। हम जानते हैं मोल अंश, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2। अब ध्यान से देखोगे तो ये डेल्टा P क्या है? डेल्टा P है आपके, डेल्टा P है P1 नॉट माइनस P1, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग बोल रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और P1 नॉट क्या है? P1 नॉट क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। और x2 क्या है? x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 है ना, इसके मोल फ्रैक्शन x2 होंगे, इसके मोल फ्रैक्शन x1 होंगे, है ना। सॉल्यूशन के अंदर इस नॉन वोलेटाइल के मोल फ्रैक्शन x2 होंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, मैं एक बार वापस लिख देता हूं। फॉर्मूला बना डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट x2। ठीक है। यहां पर मैं सारी कहानी वापस लिख दूं आप लोगों के लिए। चलो, डेल्टा P है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और आपके x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये ज्यादा अच्छे से लिखा गया है क्योंकि वहां पर जगह कम थी। चलिए, अब सर इसका थोड़ा ऑपरेशन कर देते हैं, बिल्कुल ऑपरेशन कर देते हैं। यहां पर x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा P में P1 नॉट का डिवाइड कर दूं, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। डेल्टा P को मैं क्या लिख सकता हूं? x2 सर डेल्टा P को आप P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हो अपॉन P1 नॉट। ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। इसको और ज्यादा अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये x2 को मैं क्या लिख दूं? x2 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P1 नॉट x1, सॉरी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक। अब देखो, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब जिसके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, सॉल्यूट बहुत कम हो, मतलब मोल्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ 1। ठीक है। मोल्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ 2, सॉल्यूट के मोल बहुत कम हो, तो फिर हम N2 को नेग्लिजिबल मान लेंगे। N2 क्या मान लेंगे? नेग्लिजिबल मान लेंगे। और ये जो फॉर्मूला, ऊपर वाले को जीरो नहीं मानेंगे, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए यहां पर जीरो मानेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा N2 अपॉन N1। अब N2 क्या होता है? N क्या होता है? मोल होता है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां पर मैं लिख रहा हूं N क्या है? मोल है, और मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास।
ठीक है। तो यहाँ पर N2 का वेट मतलब सॉल्यूट का वेट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ W2 अपॉन मोलर मास M2, और N1 यहाँ पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेट है मान लेते हैं W2, और इसका मोलर मास अपॉन में M2 जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, M2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। यहां से अगर M2 की वैल्यू निकालनी हो बच्चों, यहां से अगर M2 की वैल्यू निकालनी हो, जो क्वेश्चंस जिसके M2 के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, M2 की वैल्यू निकालनी हो, मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछेंगे, तो फिर M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? M2 की वैल्यू बताओ। M2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी आपके, कितनी आ जाएगी? ऊपर आ जाएगा आपके कौन, P1 नॉट अपॉन ये P1 नॉट, M2 की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो M2 इधर आएगा और P1 नॉट इधर आ जाएगा, तो P1 नॉट इंटू W2 इंटू M2, ये आपके फ्रेम में आ रहा है क्या? W2 इंटू M2 इंटू P1 नॉट, और ये इधर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, और नीचे और पहले से कौन मौजूद है? W2 है, तो ये हो जाएगा आपके, सॉरी ये W1 है ना, ये दो W2 कैसे आए? M2 अपॉन W2, M2 नहीं, ये तो आ जाएगा आपके M2 अपॉन W2, और ये आ जाएगा M1 अपॉन W1, M1 अपॉन W1, सॉरी ये आ जाएगा आपके M1 W1 M1, M2 अपॉन W2 ये N2 के लिए, और N1 के लिए क्या आ जाएगा? ये अपन ने गड़बड़ करी ना यहाँ पर, इसको सही कर देते हैं। यहां पर मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास, तो इसका वेट है W2 और मोलर मास कितना है? M2, और इसका, अब ये अपॉन में है ना, ये अपॉन में है, तो अपॉन में है तो यहां पर लिखेंगे तो W1 अपॉन M1, ठीक है। यहां से अपने को M2 निकालना है ना बच्चों, ये M2 निकालना है, तो मैं यहां पर M2 मैं यहां पर निकाल देता हूं, तो ये M2 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा M2 इज इक्वल टू, M2 को यहां पर ऊपर भेज दें और बाकी सबको इधर ले आएं, तो ये आ जाएगा आपके W2 इंटू M1 इंटू P1 नॉट अपॉन W1 इंटू P1 नॉट माइनस P1, ये आपके M2 की वैल्यू आ जाएगी। इस फॉर्मूले के अंदर भी आप डायरेक्ट पुट करके रख सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बेसिकली ये याद रखना है। अगर आपको ये याद होगा तो आपको इजीली डायरेक्ट ये बना दोगे, और इससे ये फॉर्मूला बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, भले इस फॉर्मूले में ही पुट करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी अपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको, 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन, और 0.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने सॉल्यूट लिया जो कि 39 ग्राम बेंजीन के अंदर आपने मिला दी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको P1 दे रखा है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दी सब्सटेंस, और आपको पूछा है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। देखो मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता देता हूं। आपने क्या किया है, एक बेंजीन लिया है, और ये बेंजीन कितना है, बेंजीन ये आपको क्या करना है, ढक्कन बंद रखना है। इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर इसका होता है P1 नॉट, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.850 बार, और ये कितना लिया है बेंजीन आपने, 39 ग्राम लिया है। कितना लिया है, 39 ग्राम। इसके अंदर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, और वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना है, 0.5 ग्राम, यही तो है। और इससे आपने क्या बना दिया है, इससे आपने एक सॉल्यूशन बना दिया है, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, कितना दे रखा है वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर टोटल जो PT है वो दे रखा है, कितना दे रखा है 0. अच्छा ये PT क्यों लिखूं मैं, P1 लिख दूं क्या,
ये P1 दे रखा है, कितना दे रखा है 0.845 दे रखा है, मतलब कम हो गया, हाँ कम ही होना चाहिए। और बोला है कि इस सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, इस सॉल्यूट का आपको मोलर मास निकालना है। मोलर मास का अभी मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा था, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है 0.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या मिला दिया है, एक सॉल्यूट मिला दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दीज सब्सटेंस। अब इसका मोलर मास क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन का कैसे पता चला, क्योंकि हमें बेंजीन का यहाँ पर मास दे रखा है। बेंजीन का हम मोलर मास जानते ही हैं, बेंजीन का हम मोलर मास जानते ही है। देखो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, n, ये फॉर्मूला क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही तो होता है। अब मोलर मास पूछा है तो मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाना, N2 अपॉन N1। अब N1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहां से N2 को क्या लिखूंगा, W2 अपॉन M2 इंटू N1 को क्या लिखूंगा, W1 अपॉन M2 इज इक्वल टू P1 नॉट कितना है, P1 नॉट है प्योर फॉर्म में 0.850 माइनस P1 कितना है 0.845 अपॉन P1 नॉट कितना है, P1 नॉट है 0.850। W2 कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.5 M2 या W1 अपॉन M1 होगा ना। M1 मतलब कि बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, बेंजीन का मोलर मास आपको याद होना चाहिए 78 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 78, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में मिलेगा आपको, बेंजीन का मोलर मास भी मिलेगा। M2 यहाँ पर क्या है, M2 निकालना है, M2 यहाँ पर इसका मोलर मास निकालना है, M2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पर अपन M2 लिखेंगे, W1 कितना है 0.5, यही तो है, W1 है 39, W1 है 39। तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 0.005 अपॉन 0.850, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। ये पॉइंट हटा दो, यहाँ लगा दो 10, ये 5 से ये 5 कट गया, 39 दूनी 78, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दो आप लोग, ये 0 से ये 0 कट गया, अब क्या यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 2 बच गया और ये 85 बच गया। ये M2 उधर जाएगा तो ये M2 उधर चला गया, ये 85 इधर आएगा तो 2 इंटू 85, ये M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170 ग्राम पर मोल। तो अब देख लो 170 ग्राम पर मोल, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो अगर आप समझो कि ये मैंने एक लिक्विड लिया है जो कि वॉलेटाइल है, इसके अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को भरा है और उससे क्या बना दिया है, एक सॉल्यूशन बना दिया है। इस सॉल्यूशन के अंदर इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स, इस नॉन वॉलेटाइल के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स को भी ऊपर नहीं जाने देता है और खुद भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब यदि वेपर प्रेशर कम हो गया है, मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया है तो मतलब कि आपको पार्टिकल्स के वेपर बनाने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, ये 100 केल्विन पर जितने वेपर बना रहा था, यहाँ पर 100 केल्विन पर उतने वेपर नहीं बनेंगे। उतने वेपर बनाने के लिए आपको 100 से ज़्यादा केल्विन का टेम्परेचर देना पड़े, है ना। तो वो ज़्यादा टेम्परेचर देने के लिए आप मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं ना एलिवेशन ऑफ। कितना बॉइलिंग पॉइंट पड़ा है,
कितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ उसी को तो बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसी को तो क्या बोलेंगे बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब अपन इसको एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उससे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ। ध्यान से समझे, मैं ये चार्ट बना रहा हूं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, थोड़ा आगे खींच दें, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ठीक है, मैंने एक लाइन खींच दी यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक लाइन खींच दी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यदि किसी लिक्विड के जो वेपर बन रहे हैं और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर यदि 1 atm के इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो समझ लो उस लिक्विड का क्या आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, वो पूरा का पूरा वेपराइज होना शुरू हो गया। तो यहां पर वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो मान लेते हैं कितना है, वो है P1 नॉट। कितना है बच्चों, P1 नॉट। P1 नॉट ही माना था हमने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1 है, जो कि P1 नॉट से कम है, जो कि P1 नॉट से, ये लो मैं यहां लिख देता हूं, जो कि P1 नॉट से कम है। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, क्योंकि कमी हुई है ना, वेपर प्रेशर में तो कमी हुई है। अब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहां पर चला जाएगा, इसका वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज्यादा वेपर्स बनते बनते इसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के इक्वल हो गया। जिस टाइम 1 atm के इक्वल हो जाता उसी को तो हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये लिक्विड 1 के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको अपन TB नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, TB। जब सॉल्यूशन का आपको वेपर बनाना है तो सॉल्यूशन का वेपर बनाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और सॉल्यूशन का वेपर बनाने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है, आपको ज्यादा टेम्परेचर देने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अचीव होगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब ये पॉइंट आ जाएगा तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उसी को तो अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये TB1 लिख देता हूं मैं, और ये TB नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड। और ये TB1 क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चार्ट से आपको अब एलिवेशन कितना हुआ है साहब, ये जो एलिवेशन, ये यहां से लेकर यहां तक इतनी तो बड़ा है, इतना एलिवेशन ही तो हुआ है, इसी को ही बोलेंगे अपन डेल्टा TB। और ये डेल्टा TB किसके इक्वल होगा, ये डेल्टा TB इक्वल होगा, ज्यादा कौन है बताओ, ज्यादा ये है, कौन है ज्यादा, ये है भाई साहब आपके TB, और ये कौन है, TB नॉट। मतलब यहां पर मैं नहीं लिखता हूं, चलो आप लोगों के लिए, ये तो क्या है, ये तो है आपके सॉल्यूशन और ये सॉल्यूट है। तो ज्यादा कौन है, ज्यादा TB नॉट है ना, तो TB नॉट इज ग्रेटर देन, सॉरी TB1 इज ग्रेटर देन TB नॉट। तो अब इसका जो अंतर है वो कैसे निकालेंगे, TB1 माइनस TB नॉट। दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। होपफुली ये समझ में आ गया। आपको एक फॉर्मूला निकालना है, आप अपन बोलेंगे प्रैक्टिकली, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। प्रैक्टिकली एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molality
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर। मैं यहां पर लिखूंगा डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, जो कि मोलैलिटी होता है। जब ये प्रोपोर्शनल साइन आप हटाते हो बच्चों, जब ये आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो यहां पर लगता है केबी। केबी एक कांस्टेंट होता है जिसको एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनता है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार। यहां पर अभी केबी के बारे में अभी बातचीत करेंगे। डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी वन माइनस टीबी नॉट। ये क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और स्मॉल एम कौन है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में लोगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट में, और सॉल्यूशन चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स के अंदर ये वाली सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आया है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, है ना। तो यहां से इस फॉर्मूले को अगर आप और ज्यादा डेराइव करके लिखोगे तो ये हो जाएगा के बी, और मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या मैं लिखूं? N2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? W1। और यदि ये ग्राम में है, यदि ये ग्राम में है तो फिर यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक और फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको और ज्यादा आगे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करी है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ये मोल्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, राइट। चलिए, तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक और फॉर्मूला आपके सामने बनकर तैयार हो जाता है ना। अब देखिए बात को कि भाई सर ये केबी जो कि आपने लिखा है यहां पर, जो कांस्टेंट है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है। ये एलिवेशन कांस्टेंट की क्या यूनिट होती है? ये एलिवेशन कांस्टेंट कहते किसे हैं? तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? के बी, इसको मोलल एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये होता क्या है? देखो, अगर मैं के बी का फॉर्मूला लिखूंगा तो डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम, डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। तो मैं यहां पर इसका बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज, ये क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन वन मोलल सॉल्यूशन। अगर आप वन मोलल सॉल्यूशन बनाते हो, किसका? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड का वन मोलल सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं मोलल यहां पर 1 रख दूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो बस मैंने यही लिखा है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही होता है कब? जब आप सॉल्यूशन कितना लो? 1 मोलल लो। तो 1 मोलल सॉल्यूशन पर ये
एलिवेशन कांस्टेंट के डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। ये इसकी केबी की अपन ने डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर इसका जो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ऑफ केबी, तो आप लोग मुझे बताओ यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगी। यहां पर ये क्या है बच्चों, यहां पर ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। ये क्या है, मोलेलिटी है। मोलेलिटी में यहां पर क्या आएगा, सॉल्यूट के मोल्स, मोल अपॉन ग्राम आ जाएगा, केजी आ जाएगा। केजी में लिखते हैं ना, ग्राम में थोड़ी लिखते हैं, केजी में होता है, तो अपॉन केजी ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, मोल इनवर्स केजी इंटू केल्विन इनवर्स। ये इसका क्या बनेगा, ये इसका क्या बनेगा बच्चों, ये इसका यूनिट बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आप सारे कॉन्सेप्ट समझिए, आप लोगों को जो है फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। न्यूमेरिकली और थियोरिटिकली आप हर चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस को इजी वे में कर पाओगे। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करना। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पर, मैंने यहां पर क्या लिया, टेम्परेचर लिया, यहां पर प्रेशर लिया। ठीक है, मैंने ये लिया है प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर है ये P1 नॉट। यहां पर एक सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1, इसका वेपर प्रेशर है P1। मैंने लिया है सॉल्यूशन 2, इसका वेपर प्रेशर है P2। ये है सॉल्यूशन सेकेंड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है, अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना, अगर मैं पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मान लेते हैं टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है TB नॉट, इसका है TB1 और इसका है TB2। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, वेपर प्रेशर तो ज्यादा है P1 नॉट इज ग्रेटर देन P2 नॉट, सॉरी P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो वेपर प्रेशर हो गया, इसमें सॉल्यूशन, इसके अंदर जो है रिलेशन हो गया। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो मैं बोलूंगा क्या, TB2 इज ग्रेटर देन TB1 इज ग्रेटर देन TB नॉट, सबसे कम TB नॉट का होगा, बोलो भाई। ठीक है, तो इस टाइप से आप रिलेशन लिख सकते हो। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ मोलेलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मोलेलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से TB नॉट से TB जाने में डेल्टा TB इसका इतना है, ये है डेल्टा TB1, और यहां से यहां जाने में, ये प्योर कंडीशन से तो देखते हैं, यहां से यहां जाने में ये डेल्टा TB अपन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ डेल्टा TB1 ज्यादा है, जिसका ज्यादा यहां पर डिफरेंस है वो ज्यादा होगा ना, तो डेल्टा TB2 का मान ज्यादा है। तो अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन 1 की मोलेलिटी ज्यादा होगी या सॉल्यूशन 2 की मोलेलिटी ज्यादा होगी। अब मोलेलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TB, है ना, तो यहां पर सॉल्यूशन 2 की मोलेलिटी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन 2 की मोलेलिटी सॉल्यूशन 1 की मोलेलिटी से ज्यादा होगी। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, मोलेलिटी की बात कर। ठीक है, क्यों, इसका कारण क्या है, उसका कारण ये है भैया डेल्टा TB2 की वैल्यू डेल्टा TB1 से ज्यादा है, तो इसलिए इस सॉल्यूशन की मोलेलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस टाइप से आप लोग इसकी मोलेलिटी को भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, अब ये चैप्टर के अंदर बेसिकली 2 आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसके अंदर डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट और
ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हम पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, जिसको जो है अगर नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना हो तो फिर हम जो है वांट ऑफ फ्रैक्शन, वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट के अंदर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा और साथ साथ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।